हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 15 वर्जन 5 है, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था वर्जन 4, उसी का ही पार्ट है। और हम वीक 11 में जा रहे हैं, तो आज हम वीक 11 कवर करेंगे और जो रिमेनिंग हमारे राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं उनको हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा राउटिंग एल्गोरिथम है। सो द नेक्स्ट वन इज हायरार्किकल राउटिंग। ठीक है, एज नेटवर्क ग्रो इन साइज द राउटर राउटिंग टेबल ग्रो प्रोपोर्शनली। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि आपका जो नेटवर्क साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राउटिंग टेबल के। राउटिंग टेबल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि नेटवर्क साइज इंक्रीज हो गई है। नेटवर्क साइज डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि राउटिंग टेबल भी उसके ऑनवर्ड डिक्रीज होगा, स्मॉल होगा। तो ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नॉट ओनली is router memory consumed by ever increasing tables, but more CPU time is needed to scan them and more bandwidth is needed to send status report about them। कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि आपकी राउटर की मेमोरी कंज्यूम होती है जब भी टेबल इंक्रीज होती है, इसके साथ साथ सीपीयू का जो टाइम है, आपकी जो हार्डवेयर डिवाइस है उसमें जो सीपीयू लगा है उसको भी ज़्यादा टाइम लगता है स्कैन करने में, कि ज़्यादा और ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो स्कैन कर सके होल टोपोलॉजी में कि कौन कौन है। ज़्यादा बंदे होंगे तो आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी उनको काउंट करने में, उनको उनका डेटा इकट्ठा करने में। तो वो कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जो राउटिंग मेमोरी है, राउटर की मेमोरी है, वो इंक्रीज होती है, कंज्यूम होती है, बल्कि सीपीयू को पे भी बर्डन पड़ता है स्कैन करने के लिए और बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें। At a certain point, the network may grow to the point where it is no longer feasible for every router to have an entry for every other router। और आखिर में ये कंडीशन आ जाती है, एक ऐसा सर्टन पॉइंट आ जाता है कि नेटवर्क में ग्रो टू द पॉइंट पीक तक पहुंच जाता है। आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, राउटर पे फिजिबिलिटी नहीं होती कि वो मज़ीद एंट्रियाँ कर सके। So the routing will have to be done hierarchically as it is in the telephone network, जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क में किया जाता है। हायरार्किकली ट्री की शक्ल में देन हम पैकेट को मूव करते हैं और हमारा जो नेटवर्क है, जो राउटिंग जो हमारी होती है वो हायरार्किकली जा रही होती है, ग्रो कर रही होती है। कैसे करती है वो आगे हम एग्जांपल में फिर समझेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लें कि अब हम हायरार्किकली में मूव कर रहे हैं, हम 1 to 1 मूव नहीं करते, हायरार्की में मूव करते हैं। हम एक शाख से दूसरे शाख पे जाएंगे। ठीक है, उस शाख में कितने तने हैं, कितने पत्ते हैं, उस पे नहीं हमने सोचना। ठीक है, हमने जस्ट एक चीज़ डिलीवर करनी है एक घर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 घर हैं, 2 घर के अंदर कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं, हमें नहीं पता, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने एक हायरार्किकल वे में जाना है। हायरार्किकल क्या है, मैं सिर्फ घर के गेट पे ही वो चीज़ डिलीवर कर दूंगा पैकेट। आगे किसको मिलना है वो उसी घर के बंदे को, जो जिसको मैंने डिलीवर किया है, एक जो आया था उसको पता है, वो खुद ब खुद उसको अंदर ले जाएगा। मुझे कोई अपने राउटिंग टेबल में ये नहीं रखना कि उसके घर में कौन कौन है। ठीक है जी, तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है कि हायरार्की का मतलब ये है कि जस्ट हम एक रीजन, एक डोमेन की इंफॉर्मेशन रख लेते हैं, बस उस तक पहुंचाते हैं पैकेट हायरार्की के बेसिस पे, और देन उसके अंदर कौन कौन है वो उनका हेडेक है, हमारा नहीं है। When hierarchical routing is used, the router are divided into region। ठीक है, तमाम राउटर्स को रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, घरों की शक्ल में, जैसे घर है। ठीक है, तमाम राउटर्स को रीजन की शक्ल में डिवाइड कर दिया जाता है। Each router know all the detail about how to route packet to destination within its own region। ठीक है, but knows nothing about the internal structure of other region। उसको तो ये तो पता है कि मैंने जो मेन घर हैं उन तक पैकेट पहुंचाना है। अब उस घर के अंदर कौन कौन है, क्या क्या कौन कौन से बंदे रहते हैं, उसका मुझे नहीं इल्म, ना मैं उसका इल्म रखना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे जो रजिस्टर है, मेरा जो टेबल है, उसमें जगह एंट्रीज कम रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं, उस पर बोझ नहीं आएगा मेरे हार्डवेयर पे। ठीक है जी, जस्ट मैंने अपने जो मेरे विद इन मेरे अंदर जो रीजन है उन राउटर्स की मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन रखनी है। बाहर जो राउटर है
उनके अंदर क्या है, उसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं रखनी। तो ये चीज इसमें आ जाती है। When different networks are interconnected, it is natural to regard each one as a separate region, to free the router in one network from having to know the topological structure of the other one। ठीक है, जब भी बहुत काफ़ी डिफरेंट या ज़्यादा नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये नेचुरल है कि वहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, रिगार्ड ईच वन एज ए सेपरेट रीजन। उनको सेपरेट रीजन में आपने डालना है। किस लिए? टू फ्री द राउटर, ताकि राउटर्स अपने टेबल्स को फ्री रख सके, उस पर ज्यादा बोझ ना हो, इन वन नेटवर्क फ्रॉम हैविंग टू नो द टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर नेटवर्क। किसी और के टोपोलॉजी की स्ट्रक्चर को अपने साथ सेव करने की उसको जरूरत ही नहीं है जब बहुत ज्यादा नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाए डिफरेंटली, क्योंकि आपको जितने ही ज्यादा लोग आपके साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, आप पे बर्डन ज्यादा होगा, आपको उसमें चीजें पैकेट पहुंचाना डिफिकल्ट होगा। तो आपने जस्ट उसके घर तक चले जाना है, उसके घर में दे देना है, उसके घर में कौन कौन है, किसके नाम का पैकेट है, वो उसके घर वाले जाने, उसका राउटर जाने। तो ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सारा कि हायरार्किकल राउटिंग क्या होती है। मसला क्या था कि हम जब हमारा नेटवर्क बढ़ता है, ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा राउटर आते हैं, तो उसके साथ साथ अगर हर राउटर तमाम कनेक्टेड राउटर्स या उसके साथ कनेक्टेड नोड्स का डेटा रखेगा, तो उसके टेबल बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। तो इस वजह से हम हायरार्की में जाते हैं। हम जस्ट स्पेसिफिक लोकेशन जो उनको रीजन में तकसीम कर देते हैं, और उस रीजन में कौन कौन है वो उसका हेडेक है। तो अभी हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये एक एग्जांपल है आपके सामने। ये रीजन 1 है, उसमें 3 राउटर लगे हुए हैं, 1A 1B 1C, ये एक रीजन हो गया। ठीक है, ये दूसरा रीजन है, इसमें 4 राउटर लगे हुए हैं। ये तीसरा है, इसमें 2 राउटर हैं। ये चौथा रीजन है, उसमें 3 राउटर हैं। और ये 5वां रीजन है जिसमें 5 राउटर लगे हुए हैं। अब इनको हमने रीजन का नाम दे दिया है। अब बजाय इसके कि हर राउटर एक दूसरे से हम कनेक्ट करते, हमने एक रीजन से एक राउटर कनेक्ट कर दिया दूसरे रीजन में। इसी तरह इस रीजन का एक राउटर कनेक्ट कर दिया इस रीजन से, और इस रीजन का एक राउटर इस रीजन से, और इस रीजन का एक राउटर इस रीजन से। तो अब क्या होगा, पैकेट मूव होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ टेबल में देखें ए के लिए, अगर ए से आपने देखना है तो कितने हॉप्स का फर्क है और लाइन कौन सी है, ए से ए तक। ठीक है, ए से ए तक कोई हॉप नहीं है, कोई लाइन नहीं है, क्योंकि ए खुद में ही है, खुद को पैकेट दे रहा है, तो 1 to 1 है। अगर 1B जाएगा ए तक, तो कितने हॉप का फासला है, 1B और ए में 1 हॉप का फासला है। ठीक है, 1B और ए में 1 हॉप का फासला है। इसी तरह 1C अगर ए तक जाएगा तो कितने हॉप का फासला है, 1 हॉप का फासला है। यहाँ पे ए की पुल है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे रीजन में आते हैं, 2A। ये 2A का राउटर लगा हुआ है। अब 2A जाना चाहता है ए तक, 1A तक। अब किस रास्ते से जाएगा, कौन से पाथ को यूज करेगा, 1B के पाथ को। ये 1B लिखा हुआ है, 1B की लाइन को यूज करेगा। ठीक है, 1B की लाइन को यूज करेगा। और कितने हॉप आगे जाएगा, एक हॉप तो ये हो गया 2A से 1B तक का हॉप, दूसरा हॉप हो गया 1B से 1A तक का हॉप, तो 2 हॉप हो गए। ठीक है, तो ये इसका पूरा टेबल है। आखिर तक आ जाए, 5E तक आ जाए। अब 5E यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ये ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, 5E। 5E क्या कर रहा है, 5E से जाना है हमने 1A तक। अब किस रास्ते से जाएगा, 1C के रास्ते से। 1C कहाँ पड़ा हुआ है, रीजन 1 में। अब ये रीजन 1 तक ही पहुंचेगा। रीजन 1 में इसको पता है कि 1C से कनेक्टेड लाइन है जो मुझे 1A तक पहुंचा सकता है, तो ये जाएगा। अब हॉप गिने, 1 हॉप, 2 हॉप, 3 हॉप, और 4 हॉप, और 5 हॉप। तो ये आपके 5 हॉप यहाँ लिखे हुए हैं। इस तरह बाकियों से अगर आप काउंट करेंगे 5D से, तो वो भी आपको सर। तो ये कंप्लीट इसका फुल टेबल है। और ये इसका हायरार्किकल टेबल भी इसका बनाया गया है सेम उसी तरह। अगर आप 1A से 1A तक जाते हैं तो कोई हॉप और कोई लाइन नहीं है। 1B से है तो वो भी सेम यही वाला है। 1C से है, सेम यही वाला है। अब दूसरे रीजन में, अब ये रीजन बताए गए हैं, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, 5 रीजन। वो उसका अपना रीजन था, 1 रीजन पूरा, तो इसलिए इस तरह लिया गया है। अब आप आते हैं 2 रीजन में। दूसरे रीजन का कोई भी बंदा जाएगा 1A के पास, तो 1B से होता हुआ जाएगा। ठीक है, 1B से 2, फॉर एग्जांपल 2A है, तो 2 हाफ का फर्क है। तो ठीक है जी, तो ये रीजन बता रहे हैं आपको, रीजन में जो राउटर कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल रीजन में यहाँ पे दूसरे रीजन में 2A कनेक्टेड है,
तो डायरेक्ट ये एक तो कंप्लीट टेबल है हर नोड का कि ये कितना है ये कितना है। यहाँ पे सिर्फ हायरार्किकल मोड में आपको रीजन तक पहुंचाना है पैकेट, यहाँ कंप्लीट डेटा पड़ा हुआ है कि ये सारे कनेक्टेड है। लेकिन 1A हायरार्किकल टेबल यूज करेगा। आप इस टेबल को देख लें और इस टेबल को देख लें कि ये कितना बड़ा टेबल है और ये कितना छोटा टेबल हो गया है हायरार्किकल टेबल फॉर ए, ठीक है। और फुल टेबल फॉर 1A, अगर फुल टेबल मेंटेन करता है 1A तो उसको ये सारे डेटा रखना पड़ेगा। अगर वो हायरार्किकल फॉर्म में जाता है तो उसको सिंपल ये टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अब वही बात है, सिर्फ वही राउटर जो कनेक्टेड है 1A से रीजन 1 से, उसका डेटा ही पड़ा है, तो वो पैकेट यहाँ से मूव होगा इसके पास और ये आपस में एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं, तो ये आपस में इसको डेटा को शेयर करेंगे। क्योंकि अगर इसके लिए होगा तो 2A इसको फॉरवर्ड कर देगा, अगर इसके लिए होगा तो 2B के पास आएगा और 2B इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो इसी तरह अब 3 में देख लें, 3 रीजन में 3B कनेक्टेड है तो 3B मूव करेगा 1C के थ्रू और A तक जाएगा। 2 हाफ है, 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 4 रीजन में आ जाए, 4 रीजन में आपके पास 4A कनेक्टेड है, 4A भी जाएगा 1C के थ्रू और कितने हाफ का फासला है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है। इस तरफ 5 को देख लें, 5 डेस्टिनेशन अगर है हमारी तो डेस्टिनेशन 5A है और यहाँ से पैकेट 1C के थ्रू जाएगा और 4 हाफ में बनते हैं, तो यहाँ से आप गिन लें 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और 1A तक पहुँच गया। तो ये एक हायरार्किकल फॉर्म है और आप देख लें कि कितना इससे टेबल पे बोझ कम हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट राउटिंग, ब्रॉडकास्ट राउटिंग क्या है तो वो हम देखते हैं अभी। इन सम एप्लीकेशन होस्ट नीड टू सेंड मैसेजेस टू मेनी और ऑल अदर होस्ट। कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसमें हमें जरूरत पड़ती है कि हम या तो मेनी यानी मेनी में वंस एक से ज्यादा लोग या बहुत सारे के सारे, या एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, यानी 5 में से एक से ज्यादा, तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑल लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक सब के सब उनको अगर हमने मैसेज सेंड करना है उसकी जरूरत है। तो फॉर एग्जांपल अ सर्विस डिस्ट्रीब्यूटिंग वेदर, ठीक है, जैसे आपके पास वेदर रिपोर्ट आती है, स्टॉक मार्केट अपडेट्स आती हैं, और लाइव रेडियो प्रोग्राम माइट वर्क best by sending to all machine and letting those that are interested read the data, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट है, आपको बहुत सारी जगहों तक पहुंचानी है। आपको वेदर की मालूमात पूरी, जैसे हम मोबाइल में हम देख रहे होते हैं सबको वेदर रिपोर्ट का उसमें आया होता है, डिटेल पहुंची होती है, तो वो सारे लोगों को सेंड करनी है, सारे लोगों को वेदर की रिपोर्ट चाहिए। स्टॉक मार्केट अपडेट्स हैं, सारों को चाहिए, बहुत सारे लोग बिजनेस में हैं। या लाइव रेडियो है, लाइव रेडियो लगी हुई, प्रोग्राम शुरू है और हर रेडियो पे आपने, अगर आपके मोबाइल में तो रेडियो है तो आप अगर ऑन करते हैं, आपको जरूरत है तो आप ऑन कर लें, आपको ट्रांसमिशन मिल रही है, तो बहुत सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ब्रॉडकास्ट का नाम मतलब ये है कि काफी सारे लोग, एक से ज्यादा लोग, या सारे के सारे या एक से ज्यादा। सेंडिंग अ पैकेट टू ऑल डेस्टिनेशन सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, और इसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है कि अगर एक साथ ही बहुत सारे डेस्टिनेशन या एक या एक से ज्यादा या सारे के सारे डेस्टिनेशन पे आप ट्रांसमिशन करते हैं, पैकेट सेंड करते हैं सिमल्टेनियसली उसी एक वक्त में, तो इसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, जिसे लाइव कहते हैं, लाइव वीडियो जा रही है। वेरियस मेथड हैव बीन प्रोपोज्ड फॉर डूइंग इट, इसके लिए बहुत सारे मेथड प्रोपोज हैं, आप भी देख लें। मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शनल है राउटिंग, वो भी है, और इस तरह एक ये रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग है, ये एक टेक्निक यूज की जाती है। The idea for reverse path forwarding is elegant, ठीक है, and remarkably simple once it has been pointed out, ठीक है। किसने इसको pointed out किया था? दलाल एंड मेटकेल्फ 1978 में इन्होंने इसको बताया था कि ये अगर यूज की जाए ब्रॉडकास्टिंग के उसमें तो काफी हमारे जो है ना आसानी हो जाएगी। किस सेंस में आसानी हो जाएगी कि डुप्लीकेट पैकेट बार बार रिसीव नहीं होगा अगर हम ये फार्मूला यूज कर लें, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग का फार्मूला यूज कर लें, तो हमें एक चीज से हम बच जाएंगे और वो है डुप्लीकेशन से। यानी एक पैकेट ब्रॉडकास्ट में तो आपने पैकेट सारों को भेज दिया, अब सारे आगे भी भेजेंगे, फिर उससे भी आगे भेजेंगे, एक दूसरे को भी भेजेंगे, तो वो मसले से एक पैकेट आपके पास 10 बार भी आ सकता है, 20 बार भी आ सकता है सेम पैकेट, तो आप बार बार डुप्लीकेट पैकेट आपको मिल रहा है। तो इस चीज को भी हम खत्म करना चाहते थे ताकि हमारी जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट ना हो, उस पर लोड ना हो, ट्रैफिक ना हो।
When a broadcast packet arrive at a router, the router check टू सी। इस टेक्निक में क्या करता था राउटर के पास जब भी ब्रॉडकास्ट पैकेट आ जाता था तो वो उसको चेक करता था। अच्छा, हर पैकेट पे ब्रॉडकास्ट का एड्रेस लिखा होता है कि किसने ब्रॉडकास्ट करना है और किस तक जाना है, किस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ये एड्रेस लिखे होते हैं। इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट की अपनी आईडी है, आपकी आईडी पे ही आपकी चीज आएगी, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट भी उनको किया जाता है जिनकी आईडी उसमें होती है, लिस्ट ऑफ मेंबर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक से ज्यादा या सारे के सारे, आप एक से ज्यादा जब आप करते हैं, किसी को स्किप भी कर रहे हैं, कुछ एक लोगों को स्किप कर रहे हैं, तो उन स्किप को कैसे किया जाता है, वो इस वजह से कहते हैं कि इसकी अपनी ब्रॉडकास्ट आईडी होती है कि इन लोगों तक, इस डोमेन तक ये ब्रॉडकास्ट हो जाए, उसके बाद ना। When a broadcast packet arrives at a router, अगर वो जब भी वो राउटर पे arrive होता है, the router checks to see if the packet arrived on the link that is normally used for sending packet toward the source of the broadcast. If so, there is an excellent chance that the broadcast packet itself followed the best route from the router and is therefore the first copy to arrive at the router. This being the case, the router forward copies of it onto all links except the one it arrived on. If, however, the broadcast arrived on a link other than the preferred one for reaching the source, the packet is discarded as a likely duplicate. तो अब इस कहानी का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद हम इसकी एग्जांपल भी देख लेंगे। इसका मतलब ये है कि रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग, रिवर्स पाथ, आप जब आपके पास कोई भी पैकेट आएगा तो आप पहले उस पर देखेंगे कि किसने मुझे पहले ये पैकेट भेजा था। अगर वो फर्स्ट टाइम आपके पास रिसीव हो रहा है, फर्स्ट टाइम, तो ठीक है, आप उसको आगे मूव कर देंगे, उसके आगे जो भी डेस्टिनेशन है उन पे, जो भी डेस्टिनेशन का पता लिखा हुआ है, अगर वो पहली बार आपको रिसीव हो रहा है, राउटर चेक करेगा कि मुझे पहली बार ये रिसीव हो रहा है पिछले बंदे से, ठीक है, वो देख लेगा, वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। अब उसके पास जो एंट्री है कि ये पैकेट मुझे किससे रिसीव हुआ है और किसको मैंने इसको सेंड करना है, तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या ये पैकेट मुझे जिससे रिसीव हुआ है, पहली बार रिसीव हुआ है, तो ठीक है, वो उसको ऑनवर्ड फॉरवर्ड कर देगा और वो पैकेट खुद ब खुद मूव होता रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, however the broadcast packet arrived on a link other than the preferred one for reaching the source, the packet is discarded as a likely duplicate। तो अगर ऐसा हुआ कि पहले एक बंदे से जो ऑथेंटिक था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपके पास रिसीव होता है किसी से भी तो वही ऑथेंटिक बंदा होता है, दूसरी बार अगर वही सेम पैकेट किसी से बंदे से रिसीव हो तो आप उसको डुप्लीकेट कंसीडर करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट ये भी है, यहाँ पे भी ये राउटर चेक करता है कि ये पैकेट तो पहले मुझे राउटर 1 ने भेजा हुआ है, तो दूसरी बार अगर ऐसा हुआ कि राउटर 3 ने भी उसको वही पैकेट भेजा तो वो राउटर 3 का पैकेट इसी पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो इसे डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि ये पैकेट ऑलरेडी ऑथेंटिक बंदा जो राउटर 1 था उससे मुझे मिल गया था और मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया था। अब दूसरी बार मैं इसको फॉरवर्ड नहीं करूंगा, जिसकी वजह से आपके जो लोड है, ट्रैफिक है आपके नेटवर्क में, वो कम हो जाता है। और यही पूरी कहानी है रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग की और फायदा है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ये दो हमारे पास, ये 3 बल्कि हमारे पास डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे तमाम नोड्स, तमाम राउटर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसको यहाँ पे हमने एक ट्री बना दिया है, एक सिंक ट्री आई के लिए। आई फॉर एग्जाम्पल हमारा सोर्स नोड हो गया, स्टार्ट जो है हमारी सिंक ट्री जो है वो ये हो गई। अब उसके बाद क्या है, अब ये हमने अलग कर दिए हैं, इनके पॉइंट्स ब्रेक कर दिए हैं। कैसे ब्रेक किए हैं कि जिस नोड के साथ डायरेक्टली उसके लिंक कनेक्टेड है उनको सिर्फ हमने छोड़ दिया है, बाकी को हमने रिमूव कर दिया है, यानी हमने एक ट्री की शक्ल बना दी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये लिंक रिमूव कर दिया, ठीक है, एच के और के दरमियान लिंक रिमूव कर दिया। सेम इस तरह एल और बी के दरमियान लिंक रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो नेबर हैं वो सिर्फ हमने छोड़ दिए हैं, जो डायरेक्टली नेबर हैं वो छोड़ दिए हैं, बाकी हमने रिमूव कर दिए। अब एक ट्री बन रही है। ऑप्टिमल पाथ हम अगर देखें आई के लिए, ऑप्टिमल रूट फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू अ डेस्टिनेशन हम देख रहे हैं। अब एक पैकेट मूव हो रहा है आई से, तो आई से पैकेट किस को मूव होगा, पहले ये पहला सोर्स है, ठीक है, किस को हम मूव कर रहे हैं, तो हम इधर भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे। डुप्लीकेशन जब होगी तो हम इसको देखेंगे, और अगर प्योर फॉरवर्डिंग हो रही है तो हम इस डायग्राम को देखेंगे और इसमें देखेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा आई हो गया स्टार्ट पे, आई सोर्स नोड, उससे हमारे 4 नेबर नोड निकले हुए हैं, 4 आप यहाँ देख सकते हैं। आई से डायरेक्टली कनेक्टेड है एफ, आई से डायरेक्टली कनेक्टेड है एच, आई से डायरेक्टली कनेक्टेड है जे, आई से डायरेक्टली कनेक्टेड है एन। तो ये इसके 4 नेबर हो गए। अगेन एफ के कितने नेबर हैं? एफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है ए, तो एफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है ए, एफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है डी, तो ये इसके 2 नेबर हो गए। अब ए है, ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है ई, ये ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है ई। तो ये जो सर्कल हुए पड़े हैं, सर्कल और ये जो विदाउट सर्कल हैं, इसमें मेन फर्क है। ये आपके प्योर राउटर हैं जो फर्स्ट टाइम कॉपी सेंड कर रहे हैं, पैकेट सेंड कर रहे हैं। ये आपके वो राउटर हैं जो डुप्लीकेट कॉपी सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो नोड है। किस तरह? एच यहाँ भी आपको नजर आ रहा है और एच यहाँ भी नजर आ रहा है। एच को पहले पैकेट मिल गया था और उसने फॉरवर्ड भी कर दिया था, ठीक है, लेकिन अब एच के पास दोबारा ई ने पैकेट भेजा है, तो एच क्या करेगा? वो कहेगा मुझे तो आई ने, जो ऑथेंटिक बंदा था, उसने पैकेट भेज दिया था, तो ये तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो यहाँ पे डुप्लीकेशन जाहिर करेगा और उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा और मूव नहीं करेगा। सेम इसी तरह जी है। अब जी को ऑलरेडी पैकेट मिल चुका है, आप देख रहे हैं कहाँ पे? ये पड़ा है। जे ने सबसे पहले जी को भेज दिया था पैकेट, ठीक है, अब दूसरी बार डी ने भी उसको भेजा है, तो जी कहेगा कि मुझे ऑथेंटिक बंदे ने जो पहली मुझे कॉपी भेजी, सेकंड ये फर्स्ट हॉप था, फर्स्ट हॉप पे ही मुझे कॉपी मिल गई थी, मैंने फॉरवर्ड कर दी है, तो जी उसको डिस्कार्ड कर देगा। सेम जी के ऑनवर्ड डी लिखा हुआ है, लेकिन डी को एफ ने पहले ही कॉपी भेज दी थी, पैकेट फॉरवर्ड कर दिया था, तो वो देख लेगा कि मुझे तो एफ से वही पैकेट आया हुआ है, दोबारा जी भी मुझे भेज रहा है, तो ये फॉरवर्ड नहीं करेगा, जी उस पैकेट को वहीं पे खत्म कर देगा, ठीक है जी, डी सॉरी, तो डी वहीं पे खत्म कर देगा। तो ये एक मेन चीज़ है कि आपकी डुप्लीकेशन रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग से ख़त्म हो जाती है, और इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं कि आप एक से ज़्यादा लोगों में या एक से ज़्यादा राउटर्स पर भी पैकेट सेंड कर सकते हैं, और तमाम नेटवर्क में भी राउटर्स पे पैकेट सेंड कर सकते हैं रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे आपको एक छोटी सी असाइनमेंट है, ये होमवर्क है आपका, आपने सबमिट नहीं करनी, आपने खुद प्रिपेयर करनी है, और यही हमारा वीक 11 का कोर्स जो टॉपिक्स थे सारे वो कवर हो गए हैं। व्हाट इज़ मल्टीकास्ट राउटिंग, है आप पे छोड़ दिया मैंने, आपने इसको देखना है, आपने इसको स्टडी करना है कि क्या है। हमने शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भी देख लिया, हमने जो है उसके अलावा राउटिंग प्रोटोकॉल भी 3 देख लिए, रिप भी देख लिया, आईजीआरपी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, उसके अलावा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग क्या है, हायरार्किकल राउटिंग क्या है, ब्रॉडकास्ट राउटिंग क्या है, ये सारी हमने देख ली है। ये एक छोटा सा आपको होमवर्क है, मल्टीकास्ट राउटिंग क्या है, ये आपके एग्जाम में आएगा, आप इसको खुद प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।